Hello and very good evening to my dear students and all the viewers of our channel. आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल 52 एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले लगभग 7-8 सालों से या तो क्वेश्चंस इन्हीं में से आए हैं या इन जैसे आए हैं, इनसे बाहर नहीं। और हमें उम्मीद है कि जैसे इस बार 40 मार्क्स के एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो भी यहीं से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विश्व के पास वस्तुओं और सेवाओं के कैसे विकल्प हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये लेसन है ये मेनली 3 टर्म्स को डील करता है। एक तो है वैश्वीकरण, जब अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के नजदीक आती हैं। उदारीकरण, जब वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के अंदर जो भी रुकावटें आती है उसको दूर करने से संबंधित है। और तीसरा है निजीकरण। जो निजीकरण है वो क्या है कि जब किसी भी क्षेत्र का स्वामित्व जो है वो सार्वजनिक से बदलकर किसी व्यक्ति के पास चला जाता है तो उसे निजीकरण बोलते हैं। तो उसी के ताने बाने को बुनता हुआ आज का हमारा कुछ ये लेसन है। ये सभी 52 क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आज विश्व के पास वस्तुओं और सेवाओं के कैसे विकल्प हैं। विस्तृत बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास वस्तुएं हैं, क्योंकि वस्तुएं ना सिर्फ हमारे पास ऑप्शन में अपने देश की बनी हुई हैं बल्कि दूसरे देशों से भी जो वस्तुएं सेवाएं हैं आज हमारे पास एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। दूसरा क्वेश्चन है फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है। असल में ये क्वेश्चन समझाना जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जिनका उत्पादन और वितरण में एक से अधिक देशों में प्रसार होता है, उसे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। और फोर्ड मोटर एक ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये किस देश की? अमेरिका की। लेकिन आज इसकी बहुत सारी यूनिट्स जो काम कर रही हैं अलग अलग लेवल पे, उनमें से एक भारत भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ड मोटर कंपनी का विश्व के कितने देशों में प्रसार है। हमने भी बात की ना कि फोर्ड मोटर कंपनी कौन से देश की है? अमेरिका की है। इसका कितने देशों में प्रसार है? इसका 26 देशों में प्रसार है। 26 देशों में ये काम कर रही है। भारत के बाजारों में किस देश के बने खिलौनों की भरमार है। अगर आप बाजार में जाएं अपने बच्चे के खिलौने के लिए या खुद के लिए खिलौना खरीदने जाएं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर खिलौने जो हैं वो चाइनीज होते हैं, अर्थात चीन से बने खिलौनों की भरमार है। क्यों? क्योंकि वे सस्ते हैं और वे आकर्षक भी लगते हैं। वर्तमान समय में देशों को जोड़ने वाला प्रमुख माध्यम क्या है। आज हम इजिली यहाँ पर बैठे किसी भी देश में आसानी से किसी से बात कर सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं। अगर कुछ सेलिंग परचेसिंग कुछ भी करना है तो आसानी से हो जाता है, उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। उसके बाद है सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। जब एक देश का सामान बिना किसी रुकावट के दूसरे देश में बेचा जा सके तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण से किस वर्ग को नुकसान हुआ है? वैश्वीकरण से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है छोटे उत्पादकों को। छोटे उत्पादक मतलब जो बहुत ही छोटे से पैमाने पर घरेलू या 2, 4, 10, 12 लोगों को लगाकर उत्पादन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लागत अधिक होती है और जबकि उनका मुकाबला ऐसे कंपनियों से होता है जिनकी लागत कम होती है, तो वो अपना सामान जो है स्वेच्छा से नहीं बेच पाते, उन्हें इस नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है आयात पर कर। किसका उदाहरण है? व्यापार अवरोध का। यदि जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में औद्योगिकरण की आवश्यकता थी कि हमारे देश के उद्योग फले फूले। तो उस समय में जरूरत थी कि देश में जो सामान दूसरे देशों से बनकर आ रहा है अर्थात हम आयात कर रहे हैं उस पर कर लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? ताकि आयात पर कर लगाने से उसका रेट बढ़ जाए और फिर हमारे देश में जो सामान हमारे उद्योगों में बनाया जा रहा है वो आसानी से यहाँ पर बेचा जा सके। इसे बोला जाता है व्यापार अवरोधक। उसके बाद है वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण। ये एक ऐसी परिभाषा है जो आपको रट लेनी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपके
क्या मानने वाली है। उसके बाद है उदारीकरण का क्या अर्थ है। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ना सिर्फ एक बल्कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। उसके बाद है निजीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। वह प्रक्रिया जिसमें निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का मालिक बन जाता है और उसका प्रबंध करने लगता है, उसे निजीकरण कहते हैं। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहते हैं। उसके बाद है भारत में चीन के खिलौने लोकप्रिय क्यों हैं। क्योंकि वे सस्ते और आकर्षक हैं, भले ही टिकाऊ ना हो लेकिन सस्ते के लालच में हम उन्हें खरीद लेते हैं। फिर है विदेशी व्यापार का क्या अर्थ है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दो देशों के, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होगा वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। भारत में उदारीकरण की नीतियों को कब अपनाया गया। 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट साल था जब हमने या फिर पूरे विश्व में किसी भी देश का सामान आसानी से एक दूसरे के देश में बिना किसी रुकावट के जा आ सकता था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन के बारे में अगर हमें बताना हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के विश्व व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। क्यों इसकी स्थापना की गई, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं जिनमें भारत भी एक देश है, इन सब में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद है न्याय संगत वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण को यदि हम ये माने कि ये बुरा नहीं है तो अच्छा भी ये तभी होगा जब इसका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। किसी को भी इतना ज्यादा नुकसान ना हो कि उसकी रोजी रोटी पर सवाल बन जाए। अगर ऐसा वैश्वीकरण हो रहा है कि सभी को इसका लाभ हो रहा है, सभी वर्गों तक समान रूप से इसका लाभ और इसके अवसर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वैश्वीकरण न्याय संगत है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या अभिप्राय है। किसी भी देश में वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं, 160 भी और 164 भी। कैसे, अगर हम 2016 की बात करते हैं तो सदस्य देशों की संख्या जो है 160 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2016 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे तो 160, लेकिन अगर अब पूछा जा रहा है कि आज की डेट में कितने हैं तो 164। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता क्या है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी दूसरे देश में निवेश करती हैं तो वो क्या करती हैं कि वहां की जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको खरीद लेती हैं और फिर अपना टैग लगाकर सामान उन्हीं से बनवाती हैं, अपना टैग लगाकर उन्हें बेचती हैं। सारा मुनाफा भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास ही चला जाता है। उसके बाद है अपने देशों का माल दूसरे देशों में बेचा जाए तो क्या कहलाएगा, निर्यात। अगर मंगवाया जाए तो आयात। मुक्त व्यापार क्या है, बिना किसी प्रतिबंध के दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को मुक्त व्यापार कहा जाता है। अब बात आती है कि निजीकरण, अर्थात जब सार्वजनिक क्षेत्र का मालिक कोई व्यक्ति या समूह बन जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। तो इसका दोष क्या है, इसके कारण अब ये अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए मजदूरों को सीजनल नौकरी पे रखेंगे, अर्थात जब चाहे उन्हें रोजगार से निकाल दिया जाएगा, जब चाहे उन्हें रख लिया जाएगा। तो इससे मजदूर वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण बढ़ जाएगा। उसके बाद है निजीकरण का लाभ, उत्पादकता में वृद्धि होगी क्योंकि हर कोई इस कंपटीशन का, इस प्रतिस्पर्धा का भाग होगा, तो इसीलिए उत्पादन में वृद्धि होना तय है। अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण तो कहते ही है। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में अगर भूमंडलीकरण आता है तो भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वैश्वीकरण तो ठीक था लेकिन ऑप्शन में भूमंडलीकरण नहीं है तो क्या करें। अगर भूमंडलीकरण आता है तो वही वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण सेम है। वैश्वीकरण को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने सुगमता प्रदान की है ताकि आसानी से काम हो सके, विश्व व्यापार संगठन।
प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? औद्योगिक विस्तार को रोकने के लिए, ताकि दूसरे देशों का सामान अगर हमारे देश में अधिक से अधिक आएगा तो क्या होगा, हमारे देश के जो उद्योग हैं अभी अभी जिनकी शुरुआत हुई है, बैंक फैलाने शुरू किए हैं, वो सब रुक जाएंगे। न्याय संगत वैश्वीकरण क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि सभी को समान अवसर मिले और सभी वर्गों तक इसका लाभ पहुंचे। एक भारतीय कंपनी का नाम जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी, टाटा मोटर्स हो सकती है, रेनबेक्सी हो सकती है, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, इन्फोसिस हो सकती है। WTO का पूरा नाम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। फिर उसके बाद है रुपया का अवमूल्यन। ये समझना बहुत जरूरी है। रुपया भारत की करेंसी है, मुद्रा है, और रुपये का अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य में कमी कर देना। मान लीजिए कि हमारे देश क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है, अमेरिकन डॉलर है। अब मान लीजिए हमारे देश के रुपए के हिसाब से हमें 70 रुपए देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, और उसके बाद हमें फिर 80 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब हमारे रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन यदि हमें 70 की बजाय 50 रुपए चुकाने पड़े हमारे भारतीय करेंसी के किसी डॉलर को लेने के लिए, इसका मतलब हमारे रुपये की जो मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है आयात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? टैरिफ। टैरिफ जो शब्द है इसका अर्थ है कि जो हम सामान दूसरे देशों से मंगा रहे हैं उस पर टैक्स लगा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं, बल्कि जन कल्याण करना, लोगों का भला करना। भारत का वर्तमान विश्व निर्यात में कितना योगदान है? 0.87%। आयातित वस्तुओं की मात्रा कौन निर्धारित करता है कि किस सीमा तक हम आयात कर सकते हैं? उसे कहा जाता है कोटा। एक आयातित वस्तु जो हम मंगवाते हैं, खाद, और क्या मंगवा सकते हैं हम? हीरे जवाहरात मंगवाते हैं। कोई आर्थिक नीति की विशेषता, जो नई आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं उसकी विशेषताएं हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण और उसकी निराशाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। वैश्वीकरण और उसकी निराशाएं पुस्तक के लेखक जोसेफ स्टीग्लिट्ज़। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र को अधिक लाभ हुआ है? तृतीय क्षेत्र को। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है? तृतीय क्षेत्र का। फिर है विदेशी निवेश, इंपॉर्टेंट टर्म, इसे याद कर लेना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई? ताकि सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? 1995 में, और सबसे पहले ने अपना संयंत्र कहाँ लगाया था? मद्रास में। एक भारतीय कंपनी जो वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय बनी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी, ये सब आ सकती हैं। किस क्षेत्र को वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ? प्राथमिक क्षेत्र को। सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र को। फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया? चेन्नई में, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। सेज, SEZ क्या है? इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो लेटर है वो S मिलेगा। सेज, S मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में निवेश क्यों करती हैं? नेचुरल है, अधिक लाभ कमाने के लिए। उसके बाद है फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना संयंत्र कितनी लागत से लगाया? 1700 करोड़ रुपए की लागत से। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लागत लगाकर उससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। तो आई होप कि आपको एक लेसन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े क्वेश्चंस को बनाने में भी आपकी हेल्प होगी। और अंत में मैं आपसे कहूंगी कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, हमें दिन रात मेहनत करनी है ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सके जहां तक पहुंचने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।